अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइड। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर हमें बताएं कि अब जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं उसके रीज़न्स क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम मेजर रीज़न्स बताने वाला हूँ जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। नेपाल से भी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आए हैं और पाकिस्तान से भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो रिफ्यूज़ल्स का रेट है वो नेपाल और इंडिया में थोड़ा हाई है। तो मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स को जो कि मुझे इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल से जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, उनको आज की इस वीडियो में मैं रीज़न्स बताऊँगा जिनकी वजह से फ़ाइल्स के ऊपर रिफ्यूज़ल आ सकता है या रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। और सेकेंडली मैं आपको कुछ सजेशंस भी दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल्स इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए जो लाइक्स का टारगेट है वो 250 हैं, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम जल्दी से अपना टारगेट अचीव कर सकें। और सेकंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो गाइस, सबसे मेजर और बड़ा रीज़न जो है वो आजकल रिफ्यूज़ल का वो यही है कि मोस्टली जो एप्लीकेंट्स हैं वो वेट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने नेपाल में बहुत ज़्यादा नोट किया और इंडिया में भी खैर नोट किया है। तमाम ऐसे एप्लीकेंट्स जिनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग भी हैं, जिनकी फ़ाइल इस काबिल हैं कि वो हायर एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी डिप्लोमास के लिए अप्लाई करते हैं या वेट सेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ कि जो वेट सेक्टर है यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर है, वहाँ हमेशा जो स्टूडेंट वीज़ा का रेट होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू हायर एजुकेशन सेक्टर। तो जब भी कोई एप्लीकेंट अपनी स्ट्रॉन्ग फाइल के साथ वेट सेक्टर के लिए अपना वीज़ा फाइल करता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में एक डाउट जाता है। उसे यही लगता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी इंटेंशन स्टडी की नहीं है लेकिन इसकी कोई और इंटेंशन है, क्योंकि अगर उसकी इंटेंशन जो स्टडी के लिए होती और वो जेन्युइन स्टूडेंट होता तो वो हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए अपना वीज़ा फाइल करता बजाय इसके कि वो वेट सेक्टर में फ़ाइल करे। ये वाली बात मोस्टली मैंने भी नोट की है। अभी रिसेंटली जिन फाइल्स के ऊपर रिफ्यूज़ल आया है उनकी फ़ाइल इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इस काबिल थी कि वो हायर एजुकेशन सेक्टर में अगर वीज़ा अप्लाई करते तो उनको ईजिली अपना वीज़ा ग्रांट हो सकता था। लेकिन आई डोंट नो वाई जो है उन्होंने वेट सेक्टर में अप्लाई किया तो उसकी वजह से उनकी फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल आया। तो इस हवाले से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आप तमाम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं, तो आपको यही प्रेफर करना चाहिए कि आप हायर एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करें बजाय कि आप वेट सेक्टर में अप्लाई करें। और जो सेकंड मेजर रीज़न है वो है आपका बैड एसओपी। अब मोस्टली जो सब कॉन्टिनेंट में स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या नेपाल से हैं, मोस्टली अपने कंसल्टेंट के ऊपर या अपने एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से कुछ नहीं करते। जबकि जो एसओपी यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो स्टूडेंट को खुद ही लिखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वो खुद नहीं लिखते, एक तो खुद नहीं लिखते और दूसरा अपने उस कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देते हैं जो कि इनकम्पिटेंट होता है, जो कि इस काबिल नहीं होता कि एक स्ट्रॉन्ग एसओपी लिख सके। तो उन स्टूडेंट्स को अपना जो एसओपी है वो खुद से प्रिपेयर करना चाहिए। अपनी जो टाइज हैं, अपनी जो जेन्युइननेस है उन्हें खुद से प्रूव करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन देने चाहिए। अगर वो अपना एसओपी खुद से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो अपना एसओपी खुद से नहीं लिख सकते तो फिर उन्हें किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज लेनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं करते और वो अपना सारा केस जो है वो अपने कंसल्टेंट के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करता चलूँ, अगर आपको अपना एक प्रोफेशनल एसओपी राइट करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल एसओपी राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एसओपी खुद से लिखिए, क्योंकि आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो कि अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर तो आप अपना एसओपी खुद से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं या किसी और प्रोफेशनल की सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने कंसल्टेंट के ऊपर इसको मत छोड़िएगा। जो थर्ड मेजर रीज़न है वीज़ा फाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल का वो ये है कि फ़ेक डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी आपने ये वाली बात नोट की होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने कई दफ़ा जो है ये चीज़ मेंशन किया कि फ़ेक डॉक्यूमेंट सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा आ रहे हैं। इस हवाले से भी वीज़ा की प्रोसेसिंग भी कुछ स्लो हुई पड़ी है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग स्लो हुई पड़ी है। तो इसलिए आप फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने से अवॉइड करें, क्योंकि आपके जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ल की तरफ ही लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़रूर पकड़े जाते हैं। तो अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं या इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं अपनी फ़ाइल में, जिसकी वजह से भी उनकी फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल आ जाता है। और इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है। अब मोस्टली स्टूडेंट जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होती। यानी कि वो अपने फंड्स एक दफ़ा शो करवाते हैं, अपना पैसा जो है वो अकाउंट में रखवाते हैं, स्टेटमेंट निकलवा के और फिर विदड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी वीज़ा ऑफिसर आपके बैंक से कांटेक्ट करता है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, तो स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो वहाँ पैसा होता ही नहीं है। इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्युइन हो। एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि अब पहले तो ये होता था कि एम्बेसी आपसे रिक्वेस्ट करती थी, FRI सेंड करती थी या फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट सेंड करती थी, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला। मोस्टली यही होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स
आप अपनी फ़ाइल में अटैच करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप एक दफ़ा एम्बेसी को प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आपकी फ़ाइल के ऊपर डिसीजन दे दिया जाएगा। तो इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि जब भी आप अपना वीज़ा फ़ाइल करें, आप अपने तमाम रिक्वायर्ड और तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी फ़ाइल में अटैच करें, ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो डिले से या रिफ्यूज़ल से बच सके। इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न है आपके स्टूडेंट वीज़ा की रिफ्यूज़ल का, वो ये है कि आप अपने इंटरव्यू की अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं करते। यानी कि जब आपसे इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया जाता है तो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते, आप अपने आप को जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो प्रूव नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से भी आपकी फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो इस हवाले से यही सजेशन है कि जैसे ही आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करें, आपको फ़ौरन से इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आपको ये बात नहीं देखनी चाहिए कि आजकल किस मंथ के डिसीजन आ रहे हैं या वीज़ा की प्रोसेसिंग कैसी चल रही है। आपको ये सारी चीज़ें भूल के जस्ट फोकस करना चाहिए अपने इंटरव्यू के ऊपर, और आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर करना चाहिए। आपको पता हो कि आपके फ़ंड्स कितने हैं, आपको अपने फ़ंड्स के सोर्सेज का पता हो, आपको अपने इंस्टीट्यूट की रैंकिंग का पता हो, आपको अपने कोर्स मॉड्यूल का पता हो, आपको अपने कोर्स के बारे में पता हो, आपको अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में पता हो, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट एजुकेशन है। इसके अलावा आपको तमाम जो इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको उन तमाम के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इस बात का सम अप करूँ तो वो यही है कि आपको अपने आप को इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा और मेजर रीज़न है आपकी फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल का, और नंबर 5 पे भी है, वो है आपकी कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन कंसल्टेंट या आपके एजुकेशनल एजेंट। अब बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ यही होता है कि हम यही समझते हैं कि हमने कंसल्टेंट को पैसे दे दिए, बाकी सब उसने ही हैंडल करना है। आपने जैसे उन्हें डॉक्यूमेंट्स जो वो कहता है आपने प्रोवाइड कर देने हैं, फिर आपने कुछ देखना ही नहीं है कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल में अटैच किए हैं, उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है और कैसे दी है। हम खुद से कुछ भी नहीं देखते, हम कंप्लीट डिपेंडेंट होते हैं अपने कंसल्टेंट के ऊपर। और कंसल्टेंट जो है उन्होंने भी डेली बेसिस के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ केसेस को जो है वो हैंडल करना होता है, और अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, मैं तो खैर कॉन्शियसली कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बर्डन की वजह से वो चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते या सही तरह से जो है अटैच नहीं कर पाते, तो इस वजह से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है। तो उनकी प्रॉपर इंटेंशन ना देने की वजह से आपकी फ़ाइल के ऊपर रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने कंसल्टेंट के साथ अटैच रहना है। आपने उससे बार बार पूछते रहना है कि उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। इसके अलावा ये आपका राइट है। अब मोस्टली ऐसा होता है कि कंसल्टेंट जो है वो स्टूडेंट से इमी पोर्टल का जो लॉगिन है और पासवर्ड वो भी शेयर नहीं करते, ईमेल भी शेयर नहीं करते। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए तमाम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको आपके कंसल्टेंट ने आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किया जिससे उसने आपकी फ़ाइल लॉन्च किया, तो आपको अभी उससे ले लेना चाहिए और आपको अपनी फ़ाइल जो है वो गो थ्रू करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसने आपकी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू DHA चेकलिस्ट वो आपकी फ़ाइल में अटैच होने चाहिए। तो गाइस ये कुछ रीज़न है और जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल्स के ऊपर रिफ्यूज़ल आ रहा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आपकी फ़ाइल के ऊपर जो पॉजिटिव डिसीजन आ सके। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।